हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनली एंड म्यूजिकली ऑस आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती है आप ही के फेवरेट प्रोग्राम दिल से लाइव में। यस ऑफ कोर्स, आप सभी जानते हैं, इस बात से बखूबी वाकिफ है, यहाँ दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। हर दिन में, हर सुबह में आपके रूबरू आती हूँ, आपकी उलझन को सुलझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन हर सैटरडे किसी न किसी शख्सियत से आपसे मुलाकात करवाती हूँ। और आज जो शख्स हमारे रूबरू है वो वाकई में इंस्पिरेशन है। ये जो आप हारते बैठते हो ना, जीवन के हर मोड़ पर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं, बस अपने आप को कोसते रहते हो। कभी कभी आप खुद पर ही इल्जाम लगा देते हो कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है, जबकि आप ये नहीं समझते हो कि आप ही इससे आप उभर सकते हो। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको गिव अप कभी नहीं करना चाहिए। रुक जाना नहीं तो कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। यस, रुक जाना नहीं तू कभी हार के। ये हमारे साथ है जो कभी रुके नहीं, कभी थमे नहीं, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर प्रशांत गुप्ता। बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू सो मच। एक बात कहूँ मैं आपको, आप मुझसे कुछ सवाल पूछें उसके पहले मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा। आप जो पत्रकार जो आप लोग होते हैं ना, आप लोगों से कलाकार इतना कुछ सीख सकता है, क्योंकि आप लोग अपनी वॉइस के साथ, अपनी स्पीच के साथ जो इन्फ्लेक्शंस खेलते हैं, जो आप लोग एक्सप्रेस करते हैं, वो एक ऐसा आर्ट है जो किसी में नहीं है। रियली इम्प्रेस्ड। बहुत खूबसूरत कहा आपने जो भी कहा। लेकिन आप है ही ऐसे। देखिए, आपकी हिंदी भी कितनी अच्छी है। शुरुआत में जब आप मुंबई आए बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, क्योंकि आप न्यूयॉर्क में ही पले बड़े हैं, जड़ें तो आपकी राजस्थान से जुड़ी हुई है, बिजनेस खानदान से आप ताल्लुक रखते हैं, बिजनेस फैमिली है, वहाँ आप पले बड़े, क्वींस न्यूयॉर्क में। वहीं पे एजुकेशन आपने अपनी मुकम्मल करी, तालीम मुकम्मल करी, उसके बाद भी आपकी हिंदी में इतनी शुद्धता, आपकी अच्छी उर्दू, आपका डिक्शन अच्छा है, अच्छा लगता है। वो एक्सेंट में आप नहीं बोलते हैं। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसका श्रेय सारा माँ बाप को जाता है, क्योंकि मैं जिस परिवार से हूँ, हमने इंग्लिश में कम बात की है, हिंदी में ज्यादा बात की है। अच्छा। और बचपन से हिंदी फिल्में देख रहे हैं, हिंदी गाने सुन रहे हैं, तो इंग्लिश का जो बोलचाल जो भी था वो सब स्कूल में था। और घर पे जो था वो हिंदी का था। मतलब मेरे माँ बाप तो आज भी, जिनको लगभग 45 साल हो गए अमेरिका में, आज भी वो मारवाड़ी में ही बात करते हैं, हिंदी में बात नहीं करते। अरे वाह। तो हमारा जो घर का जो वातावरण है बहुत ज्यादा ही कल्चर्ड, बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। बहुत अच्छी बात है। दैट्स सो नाइस। खैर, हम बात करेंगे आपके फिल्मी करियर की। फिल्मी करियर पे आने से पहले मैं बात कर रही थी एक्सेंट की। जब आप यहाँ आए, ऑडिशंस वगैरह दिए होंगे आपने, तो कभी ना कभी लोगों को लगा होगा ये एक्सेंट में बात तो नहीं करते, या कभी फेस किया आपने वो एक्सेंट वगैरह का? नहीं, ये न्यूयॉर्क से आया है यार, एक्सेंट में बात करता होगा, या क्या इसको ले लें हम? अच्छा, मुझे एक बड़ी गलतफहमी थी कि मैं यहाँ पे आया था तो मुझे लगा कि लोग इंग्लिश से बड़े इंप्रेस होंगे यहाँ पे। एक इस बात को बहुत साल हो गए, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो मैं जिससे भी मिलता था मैं इंग्लिश में ही बात करता था शुरुआत में, कि हाय दिस इज प्रशांत, फलाना ये फलाना वो। और जाहिर सी बात है, मोबाइल का जमाना है तो आपके सारे एसएमएस जाते हैं, और फोन पे कोई बात करता है तो इंग्लिश में बात करता है। तो जैसे ही लोगों को ये पता पड़ता कि मैं न्यूयॉर्क से हूँ, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज तो मेरे हाथ आई, इसीलिए नहीं क्योंकि उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करने से पहले ये सोच लिया कि इसको हिंदी तो आती नहीं होगी। अब बाद में ये समझ में आया कि यार ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं, इनको बात भी करनी है इंग्लिश में, लेकिन मेरे इस न्यूयॉर्क के परिचय से इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे हिंदी में बात करनी नहीं आती। जबकि बाद में जब लोगों को मालूम पड़ा कि मैं हिंदी में बात करता हूँ, तो मुझे ये बल्कि सुनने को मिला कि मेरा जो बोलने का तरीका है वो यहाँ के एक्टरों से बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली में इंग्लिश का चलन इतना फैल गया कि लोगों का हिंदी का जो टच है ना, उनकी वोकैबुलरी अच्छी, ना उनका डिक्शन अच्छा, ना बोलचाल अच्छी। और डायलॉग्स याद कर लेते फिल्मों के लिए, लेकिन जो रोजाना का जो एक बोलचाल है हिंदी में इतना शुद्ध नहीं है। तो दैट वाज अ लर्निंग फॉर मी कि मतलब आप अगर हिंदी फिल्मों में काम करने आए तो जितना हो सके, जहां तक हो सके, हिंदी में ही बात कीजिए। हिंदी में बात करो। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप दिलीप कुमार साहब के काफी फैन रहे हैं, उनकी एक्टिंग के दीवाने।
हर एक उनकी एक्टिंग का श्रद्धाई है, आप भी दीवाने हैं और आपको उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिली है, हर एक को मिलती है। वेल, एक्टिंग की हम बात करें, जब आप बहुत छोटे थे तभी से आप स्टेज वगैरह परफॉर्म किया करते थे, स्टेज परफॉर्मेंस दिया करते थे अपने स्कूल के दौरान न्यूयॉर्क में, और साथ ही साथ आपका फिर 18 इयर्स के आप हो गए तब आपने सोचा एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। सपोर्टिव कितना था घर का वातावरण, माहौल था अनुकूल जिसे हम कहते हैं कि नहीं था? पूरा सपोर्ट था। अरे वाह। घर वालों से कभी तकलीफ नहीं आई, तकलीफ आई तो इंडस्ट्री में ही आई, कुछ बनने से पहले। और मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ बन गया हूँ, लेकिन जितना भी बना हूँ वो बहुत सालों की तकलीफों के बाद में बना हूँ, पर घर वालों से तो सिर्फ सपोर्ट मिला है। सपोर्ट मिला घर वालों का सहयोग तो इतना मिला है कि मुझे कई जन्म लग जाएंगे वो एक कर्जा, एक ऋण चुकाने में, कि मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिली है और इतनी दुआएं मिली हैं। और हाँ, आप ठीक करें, ये डिसीजन जो है वो 18 इयर्स के और थे। इसके पीछे एक कहानी है, क्योंकि हम दिल से ये बात कर रहे हैं। हाँ। सपना ये कुछ 10-12 साल से शुरू हो गया था कि एक्टिंग करें कभी लाइफ में तो कैसा होगा, एक्टर बनना क्या होता होगा। फिल्में तो देखा करते थे, फिल्में तो देखा करते थे और स्टार स्ट्रक में था, क्योंकि वहाँ पे जितने भी हमारे कलाकार हैं वहाँ पे आते थे शोज करने के लिए। शाहरुख खान, सलमान खान, बच्चन साहब, ये सारे लोगों को हमने लाइव देखा है। पर जब मैं 18 का हुआ तो एक फिल्म आई थी दिल से, ठीक है? यस। तो दिल से में जब शाहरुख खान को ट्रेन पे नाचते हुए देखा, हाँ। तब लगा कि नहीं, दिस इज टू मच, ये करने में इतना मजा आता है। चाहिए। हाँ, चाहिए हमको तो ये करना है लाइफ में। क्योंकि मतलब एक होता है ना कि आप बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को कि शुड आई नॉट, ये काम करूं कि नहीं करूं, घर वालों को कैसे बोलूं, नहीं बोलूं। पर वो देखने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, जिंदगी में यही करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिल से ने आपको प्रेरित किया, फिल्म दिल से ने आपको प्रेरित किया कि आपको भाई एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहिए। इट्स अ फैसिनेशन। और पर यहाँ मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। ये सत्य और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश। मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहूंगी कि आप तो सिंगर भी हैं, साथ ही साथ आप शायर भी हैं, और किताब लिखी थी आपने अक्स के नाम से बहुत पहले, अपनी शेर व शायरी को कंपाइल करके, और उसकी एक कॉपी आपने भेजी थी अमिताभ बच्चन साहब को। अब वो पिक्चर अभी भी मुझे, आपको भी याद आ रही होगी, वो पिक्चर आप भी देख लो, बहुत क्यूट से मासूम से बच्चे हैं आप, जया जी और अमिताभ बच्चन साहब ऑटोग्राफ दे रहे हैं आपको, और आई मीन कुछ कह रहे हैं। वो हुआ ये था कि बच्चन साहब का 60th बर्थडे था और खालिद मोहम्मद साहब ने उन पे किताब लिखी थी टू बी और नॉट टू बी अमिताभ बच्चन। तो उसकी बुक साइनिंग के लिए वो दुनिया भर में गए थे, तो मुझे मौका मिला उस बुक साइनिंग में जाने का न्यूयॉर्क में। तो उनकी किताब भी मिली, मैं उनके बगल में बैठा, मैंने उनके पैर छुए, उनकी ब्लेसिंग्स ली और उन्होंने वो बुक साइन की। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी किताब उनको भेजनी चाहिए, क्योंकि हिम्मत नहीं थी बोलने की कि मैं भी राइटर हूँ, क्योंकि वो जिस महान राइटर के बेटे हैं तो आसानी से हमको हर कोई बोल नहीं पाता कि भाई हम भी राइटर हैं। पर मेरे अंकल वहाँ पे उसी फंक्शन में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि आप उनको बोलना जरूर कि तुम एक एस्पायरिंग एक्टर हो, तुम भी एक राइटर हो। मैंने कहा मैं कैसे बोल दूं अमिताभ बच्चन साहब को कि मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी राइटर हूँ। वो पहली बात तो ये कि वो कर क्या लेंगे वहाँ पे अगर मैं बोल भी दूं। दूसरी बात ये कि इतने बड़े दिग्गज को हम कैसे बोलते कि हम भी वही कर रहे हैं जो आप करते हैं। आई वाज जस्ट टू एम्बैरेस्ड। पर नहीं, बोले कि उनको याद हो या ना हो, तुमको जरूर याद रहेगा फ्यूचर में कि तुमने उनसे ये बात कही। और कुछ भी नहीं, उन्होंने पीठ थपथपाई और ब्लेसिंग्स दी और मैंने उनको अपनी किताब भेजी। 6 महीने बाद उनसे खत आया। तो आज 15-16 साल हो गए, वो खत और वो फोटो मेरे स्टडी में आज भी मेरे ऑफिस में फ्रेम्ड है, मेरे कंप्यूटर के पास में। इंस्पिरेशन है ये, उसी चीज ने आपको प्रेरित किया ना, तभी जाके आप इंडस्ट्री में आ गए। लेकिन यहाँ आपको काफी अप्स एंड डाउन्स देखने मिले, क्योंकि आप न्यूयॉर्क से आए थे, जैसे पहले आपने कहा था कई सारे अपॉर्चुनिटीज इस वजह से लूज हो गई थी कि उनको लग रहा था यार वहां से आया, इसको तो हिंदी नहीं आती होगी, जो कि आपने फिर साबित कर लिया कि आप बाकी एक्टर से कई गुना बेहतर है। See, I don't know, लैंग्वेज के मामले में लैंग्वेज, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप एक्टर हैं तो लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। एक्टर के लिए 3 गुण बहुत जरूरी हैं, उसकी वो आंखों से कैसे खेलते हैं, आवाज से कैसे खेलते हैं, और जो उनकी जो भाषा है, उनका तलफ्फुज जो है, उनके जो डिक्शन है, बाकी सब सेकेंडरी है। यहाँ पे जब मैं आया था तो बड़ा दौर शुरू हुआ कि बाइसेप्स के साइज क्या हैं, एब्स के साइज क्या हैं, हेयर स्टाइल्स का क्या मतलब एक ट्रेंड चल रहा है। और फॉर्चुनेटली मैंने इन चीजों पे ध्यान कम दिया। बहुत अच्छा। मेरी कुछ खास बॉडी है नहीं, ना ही मैंने कभी फैशन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया।
आपने कहा भी है ये कई बार कि इंसोम्निया की शिकार आप हुए थे, कुछ 6 महीने आप इतना डिप्रेशन में चले गए थे। न्यूयॉर्क में जैसे आपको लग रहा था कि जब मैं वहां जाऊंगा तो इस तरह से होगा, लेकिन यहाँ जाके कौन सी चीजें ऐसी है जिन्होंने आपको पूरा पुल डाउन किया? किसी भी इंसान को आप बोल दो कि तुम को अगले 5 साल या अगले 6 साल, अगले 7 साल एक बहुत कठिनाई के दौर से गुजरना है, तो जिस वक्त आप ये बात उन्हें कहोगे वो उस चीज के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हर इंसान को लगता है कि मैं जो प्रयास करने जा रहा हूँ, जो कोशिश करने जा रहा हूँ, बेशक 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेगा, 1.5 साल लगेगा, मैं तो बन ही जाऊंगा। पर उम्मीद से बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया और जो चीजें लाइफ में कभी देखी नहीं। 25 साल की जो शुरुआत है अमेरिका में, बहुत ही कुकून्ड और बहुत ही कुशन्ड अच्छी लाइफ थी, तो रिजेक्शन का सामना उतना नहीं किया था। दुनिया कैसी है, लोग कैसे हैं और तरह तरह की चीजें जो शायद मतलब अब मैं दोहराना भी नहीं चाह रहा। तस्वुर से भी बाहर थे, कुछ ऊपर ही थे। तो तस्वुर से तो बहुत बाहर थी ये सब चीजें। तभी ये सब कुछ हुआ, डिप्रेशन हुआ, जो भी हुआ, निकल गया वो दौर। और निकल गया वो दौर। एक्चुअली लुकिंग बैक आई एम वेरी ग्रेटफुल। वो चीजें इंसान को सिखाती हैं आपको। दैट्स व्हाई मैं आपको दिल से शो में लाई, इसीलिए क्योंकि आप एक इंस्पिरेशन है। आप उन लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं जो नेवर गिव अप इन योर लाइफ। अमिताभ बच्चन साहब ने स्ट्रगल की, वो तो बोरा बिस्तरा लेकर चल पड़े थे स्टेशन पे। अगर जंजीर हिट नहीं होती, उन्हें नहीं पता था जंजीर हिट होने वाली। अब हमारे आज हमारे 3 एक्टर आप ऐसे देखिए जिनको हम बोलते हैं कि ये ग्रेट एक्टर्स हैं। इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज बाजपेयी, उन्होंने भी स्ट्रगल खूब देखी है। 10-15 साल इन लोगों ने क्या क्या सहा है इन लोगों ने। जो नाकामियां है ना, आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाती हैं। जैसे आपने कई सारी फिल्में फिर की, नीरजा हम देखें, वो भी बहुत अच्छी, उसमें आपका काम नोटिस किया गया फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर। आपकी इश्क आ गई और आपकी कई हॉरर फिल्में भी आ गई। एक कन्नड़ फिल्म का रीमेक जो बनी थी जी। देन 2 फिल्में ऐसी भी की जिनका बैकड्रॉप कश्मीर था। करेक्ट। आइडेंटिटी कार्ड वाज वन ऑफ देम। करेक्ट। या रिमेंबर दैट। सो आपने हर तरह के किरदार निभाए। जैसे आप न्यूयॉर्क से यहाँ आए, यहाँ बॉलीवुड में आपने काफी स्ट्रगल की, फिर आपको एक मुकाम मिला, चलो ये चीज करना है। आपने पहले जहन में ये नहीं रखा कि डायरेक्टली मुझे हीरो बनना है यार, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी थी। आपने हर तरह के किरदार निभाए, सरदार का किरदार हो, कॉप का किरदार हो, फोटोग्राफर का किरदार हो। इनफैक्ट आपने एक फिल्म में एज ए सिनेमाटोग्राफर भी काम किया है। करेक्ट। एक्चुअली बनने तो हीरो आए थे, मैं नहीं कहूँगा, मैं झूठ नहीं। कोई भी लड़का, चाहे वो जयपुर से आए, न्यूयॉर्क से आए, नॉर्थ से आए, साउथ से आए, कोई भी लड़का बॉलीवुड आएगा, बॉम्बे आएगा, तो वो ये सोच के आएगा कि आई वांट टू बी अमिताभ बच्चन, I want to be Shah Rukh Khan, I want to be Salman Khan, and I still don't doubt that I can become whatever I've come to become. लेकिन हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का ब्लूप्रिंट अलग होता है। और शुरू के 4-5 साल के स्ट्रगल के बाद में मुझे एक फिल्म मिली, इशक। इशक में मैं विलेन था और प्रतीक बब्बर हीरो था। तो जिस वक्त मुझे प्रोड्यूसर ने उस फिल्म के लिए साइन किया, मुझे बोल दिया गया था कि एक्चुअली में तुम्हारी शक्ल हीरो जैसी है, लेकिन इस पिक्चर में हीरो कास्ट हो चुका है और कमर्शियली भी वो हीरो वायबल है, तुम काफी नए हो, पर विलेन का रोल खुला है, अगर तुम करोगे तो मेरे लिए ये था कि इस वक्त तो भाई अपॉर्चुनिटी पकड़ो, वरना बंबई से निकलना पड़ेगा, क्योंकि कई साल हो गए काम मिला नहीं। तो उस विलेन के गेटअप में आने के लिए, एक मूंछ को उगाने के लिए, चेहरे को थोड़ा सा सांवला करने के लिए, बॉडी थोड़ी सी मोटी आड़ी टेढ़ी करने के लिए, कैरेक्टर में आने के लिए, जब मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस इज द राइट अप्रोच। सी प्रशांत, इफ यू गेट स्टक थिंकिंग एंड ओनली बीइंग ए हीरो, तो आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकती है। और अगर तुम कैरेक्टर पे ध्यान दो कि भाई कभी किसी फिल्म में आप किसी के भाई हो, किसी फिल्म में आप हीरो भी हो, किसी फिल्म में आप विलेन भी हो, आप गैंगस्टर भी हो, आप रेपिस्ट भी हो, आप पॉलिटिशियन भी हो, आप कुछ भी हो, तो मुझे मजा आने लगा। और फिर पता नहीं एक डिलिबरेट एक ऐसा चस्का लगा कि नहीं, हर फिल्म में कुछ अलग करेंगे। मैंने अभी तक किसी भी फिल्म में कोई रोल, कोई गेटअप रिपीट नहीं किया। कृपा है बाबा की। आज का प्रोग्राम बहुत बढ़िया जा रहा है। कुछ और सवालात आपसे पूछेंगे हम, और आप हॉलीवुड फिल्मों की तरफ भी आपका ज़ौक है और आपने 1-2 फिल्में प्रोड्यूस भी की है। हम उन पे भी बात करेंगे, बट राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाहर। कहीं मत जाइए, देखते रहिए अपना ये प्रोग्राम दिल से लाइव।
ब्रेक के पार दिल से लाइव में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हमारे साथ हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर प्रशांत गुप्ता जुड़े हुए हैं। काफी मजा आ रहा है। दिल से की बातें हो रही हैं और आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। अच्छा लगता है जो जिंदगी में गिव अप नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं हारते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरों के लिए भी एक रास्ता खोल देते हैं कि नहीं, आपको भी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। और कहीं ना कहीं अगर आप फोकस्ड हैं, विजन क्लियर है, सब कुछ आपको मिल ही जाएगा। तो आपको धीरे धीरे सब कुछ मिल गया। मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको अपने लाइफ में। एज ए प्रोड्यूसर भी आप सामने आए हैं, एक न्यूयॉर्क प्रोडक्शन हाउस के साथ आप जुड़े हुए हैं। तू जो शॉर्ट फिल्म है वो मैंने प्रोड्यूस की थी और जिस प्रोडक्शन हाउस की आप बात कर रहे हैं उनसे मेरे ताल्लुक बहुत पुराने हैं। और जो हॉलीवुड फिल्म मैंने जो भी की है तो उस फिल्म को जोड़ने में, टीम को जोड़ने में, बनाने में मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत था। तो लिहाजा प्रोड्यूसर के बहुत काम किए हैं मैंने। वहीं नहीं, मैंने तो यहाँ पे भी अपनी हिंदी फिल्मों में बहुत सारे प्रोड्यूसर के काम किए हैं। जब ऐसा लग रहा था कि फिल्म प्रमोट नहीं हो रही, रिलीज नहीं हो रही, तो उसको उससे मिलाना कि शायद फिल्म ऐसे रिलीज हो जाए, शायद फिल्म ऐसे प्रमोट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आमतौर पे हम देखते हैं कि एक्टर का काम क्या है, वो अपना काम करके चला जाए। You have helped so many people. I've helped, I've gotten help, but I'm grateful for the difficulties that I had in getting my films to the world. क्योंकि सीख बहुत कुछ गया इस प्रोसेस में। मेरा ऐसा अब मानना है, पहले तो नहीं था। पहले तो बड़ी कोफ्त होती थी और अपने आप को मैं कोसता था कि यार ये क्या करना पड़ रहा है मुझे अपनी फिल्मों के लिए। नीरजा में मैंने एक सबक सीखा। पहली बात तो मुझे बिसाइड्स एन एक्टर उस फिल्म में कुछ नहीं करना पड़ा, इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे। पर नीरजा से मैंने सीखा कि आप एक बड़ी फिल्म में छोटा रोल भी करें तो आप दुनिया तक पहुंच जाएंगे। तभी तो नोटिस हुए आप। हाँ, पर आप छोटी फिल्म में कितना ही बड़ा रोल कर लें, अगर वो फिल्मी लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो आप क्या करेंगे। True. कुछ लोग गलती करते हैं, हीरो बनने के चक्कर में ही रह जाते हैं और चक्कर में कई सारी अच्छी फिल्में वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल। So, ऐसा करना नहीं। एज एन एक्टर आपको हर एक चीज करनी चाहिए। और आज का तो जमाना वही है। आज कौन सी फिल्म आपकी डिजिटल चली जाए, थिएटर में चली जाए, टीवी पे आ जाए। यस, अब तो डिजिटल वर्ल्ड हो गया। अब क्या है, 1 करोड़ की फिल्म बन रही है, 50 करोड़ की फिल्म बन रही है। आज आप एक फिल्म में कॉमेडियन हैं या विलन है तो दूसरी में आप हीरो हैं। अब वो सारे दायरे वायरे खत्म हो गए कि मतलब ये हीरो है, वो विलन है, वो कॉमेडियन है। यू आर बेसिकली एन एक्टर एंड दैट्स इट। जब आप सोचते हैं आप एक्टर हैं, एक्टर का काम होता है परफॉर्म करना, ऑडियंस को खुश करना, कैसे भी किरदार हो, हर एक किरदार बेहतर तरीके से निभाना। जो आपने निभाया है, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड आपने जो किरदार निभाए हैं। वेल, बात करेंगे आपके पहले डायलॉग की। क्विक क्वेश्चन है ये, आपका फर्स्ट डायलॉग आपकी लाइफ का कौन सा था? याद आ रहा है आपको? याद आ रहा होगा बिल्कुल। मैंने पहला काम जो किया था वो था एक एड, और डायलॉग क्या था उसमें, मेरा नाम कुछ गौतम कुमार था या क्या था। आई वेरी सिंपल, हाय माय नेम इज गौतम कुमार एंड आई मेट माय वाइफ ऑन nada.com। तो ये मेरा पहला डायलॉग था। फिल्म में कौन सा पहला डायलॉग आपका था? एक विवाह ऐसा भी तो आपकी फिल्म थी और उसमें डायलॉग भी एक पहला डायलॉग क्या डायलॉग था भी एक ही उसमें। उसमें ईशा कोप्पिकर मेरी म्यूजिक टीचर बनती हैं और मैं उनसे फोन पे बात कर रहा होता हूँ क्योंकि हम बहुत साल बाद बात कर रहे होते हैं। तो आई यूज्ड टू कॉल हर टीचर दीदी इन द फिल्म। तो लाइन कुछ ऐसी थी कि हाय टीचर दीदी, कैसी हैं आप? हाँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड टीचर दीदी यू डोंट वरी, हम उसको संभाल लेंगे। हाँ, वो अपनी छोटी बहन को भेजती है यूएस, तो वो हमारे घर पे आके रुकती है, बाद में हमारा प्यार होता है, हमारी शादी होती है। तो ये था कुछ, हाँ टीचर दीदी कैसी हैं आप, यू डोंट वरी, विल टेक केयर ऑफ हर, खत्म। कोई ऐसा आधा डायलॉग किसी फिल्म का, आपकी फिल्म का, या जो रिसेंटली आपकी फिल्म रिलीज हुई उसका कोई ऐसा डायलॉग जो वाकई बड़ा पावरफुल है और आपके जहन पे भी बड़ा इम्पैक्ट डाला उस डायलॉग ने? एज अ राइटर मैं आपसे कह रही हूँ क्योंकि आप लिखते भी। काश मुझे अपने कुछ डायलॉग्स लिखने का मौका मिलता तो थोड़ा और इम्पैक्ट छोड़ता, मैं थोड़ा और अपने हाथ में ले लेता। लेकिन हाल ही में जो मेरी फिल्म आई है द ताशकंद फाइल्स, तो उसमें एक मेरा डायलॉग आता है जब मैं बहुत ही पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बात को अपने फेवर में घुमाने के लिए या उस केस को बंद करने के लिए पूरी सभा में कहता हूँ कि हम कैसे भूल सकते हैं कि शास्त्री जी का हमारे देश में क्या योगदान है, क्योंकि ये सत्य और अहिंसा का देश है, ये गांधी और नेहरू का देश है। और कोने से आवाज आती है, वो लड़की पूछती है शास्त्री जी का देश क्यों नहीं है। बाकी तो मैं कहूंगा कि लोग फिल्म देखें। रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, अच्छा लगा है देखकर।
कि आप अलग अलग तरह के रोल्स प्ले करते हैं। वेल, आपका एक और गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का, वो कैसे सोचा था सामने लाया, उसका कब वो वचन? मुझे गाने के स्पेस में उतरना था। मुझे ऐसा लगा कि दुनिया तक पहुंचे तो सही कि मैं गाता भी हूँ, और रफ़ी साहब मेरे फेवरेट हैं, और रफ़ी साहब का ये गाना मेरे जज्बातों से बहुत वाकिफ रखता है, बिकॉज बहुत ही दर्द भरा, बहुत ही इमोशनल सॉन्ग है और बहुत मुश्किल गाना है। तो मुझे लगा कि कोशिश करूँ तो कुछ बड़ी ही कोशिश करूँ, क्योंकि वो दुनिया के रखवाले गाने का साहस भी हर किसी में है नहीं, क्योंकि इस गाने Why you chose this song? For the words. ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। आग बनी सावन की बरखा, फूल बने अंगारे, नागन बन गई रात सुहानी, पत्थर बन गए तारे, सब टूट चुके हैं सहारे। ओ जीवन अपना वापस ले ले, जीवन देने वाले ओ दुनिया के रखवाले। वेल, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी फिल्म के लिए, जो बहुत अच्छा कर रही है बॉक्स ऑफिस Thank you. पर। आई होप कि आगे जितनी भी फिल्में आपके आने वाली हैं वो बहुत ही अच्छी हों। लेकिन जाते जाते एक सवाल, इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिला, जिनमें नसीरुद्दीन शाह साहब है, शबाना आज़मी जी है, मिथुन चक्रवर्ती है, कभी कभी किसी न किसी मौके पे थोड़ी नर्वसनेस फील हुई किसी एक्टर के साथ? योर फर्स्ट शॉट जब किसी बड़े एक्टर के साथ था, सबके साथ, इन सब के साथ नर्वसनेस आई थिंक नर्वसनेस एक्टर के लिए हेल्थी होता है थोड़ा बहुत। हेल्दी क्या होता है, आप अगर एक बार कैरेक्टर के फ्रेम में चले जाएं तो वो नर्वसनेस चली जाती है, लेकिन जब आपको मालूम है कि आप इन लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं तो नर्वसनेस होती है शुरू में, बट एवरीबॉडी हैज बीन वेरी नाइस टू मी। ओके, एनीवेज थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए प्रशांत, थैंक्स अ लॉट। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं और जिंदगी में कभी भी नहीं डगमगाना। प्रशांत गुप्ता से आपने काफ़ी सीखा होगा। आपको जो भी कुछ करना है मन से करिए, लगन से करिए, अपने हौसले और अपने एतमाद को डगमगाइएगा नहीं, मंजिल आपके पास खड़ी मिलेगी आपको। बाय बाय एंड खुदा हाफिज़।